बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज चैप्टर 7 पार्ट 3 में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा हमने किंगडम प्रोटिस्टा को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। पहले हिस्से में हमने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट देखे थे, दूसरे में प्लांट लाइक प्रोटिस्ट देखे थे, और आज आखिरी हिस्से में हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट में देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंगस लाइक प्रोटिस्ट। डीजी खां बोर्ड 2017, गुजरांवाला बोर्ड 2014, आजाद जम्मू कश्मीर बोर्ड 2016, मुल्तान बोर्ड 2018। और इसी तरह का एक और क्वेश्चन डीजी खां बोर्ड 2019 में आया था, व्हाई फंगस लाइक प्रोटिस्ट आर नॉट फंजाई। तो जब आप इनकी जनरल कैरेक्टर्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कैरेक्टर्स फंजाई से रिजेंबल करते हैं और कौन कौन से डिफरेंट हैं। यानी ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं, फंजाई नहीं है। तो इसका मतलब है इनके कुछ कैरेक्टर्स फंजाई से रिजेंबल करते हैं और कुछ कैरेक्टर्स फंजाई से डिफर करते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी सिमिलैरिटीज क्या है। फंगस लाइक प्रोटिस्ट फंजाई से किन किन एस्पेक्ट्स में रिजेंबल करते हैं। पहला, ये दोनों यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स हैं। ये बात अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो, ये दोनों यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स हैं। दूसरा पॉइंट, ये दोनों नॉन फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट चीज। तीसरा पॉइंट ये देखें, इन दोनों की बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, जिसे हाइफी कहते हैं। आपने देखा था कि फंजाई की बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है, जिसको हाइफी कहते हैं। इसी तरीके से फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बॉडी भी हाइफी पर मुश्तमिल होती है। क्लियर मेरे बेटे? उसके बाद चौथी सिमिलैरिटी देखें कि इन दोनों का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो या एब्जॉर्प्टिव होता है या पैरासिटिक होता है। आपने ऊपर देखा कि ये दोनों नॉन फोटोसिंथेटिक है। इट मींस कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो इनका हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये कौन सा मोड अडॉप्ट करते हैं, एब्जॉर्प्टिव मोड या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्लियर मेरे बेटे? तो ये अच्छे तरीके से जहन में रखने। तो ये चार डिफरेंस आपने बहुत गौर से देखने हैं। नंबर 1 यूकैरियोटिक, नंबर 2 नॉन फोटोसिंथेटिक, नंबर 3 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पर बॉडी मुश्तमिल होती है, और नंबर 4 एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद हम देखते हैं इनके बीच डिफरेंसेस क्या क्या हैं। पहला डिफरेंस देखिए जी, इंपॉर्टेंट डिफरेंस, फंजाई की सेल वॉल आप चैप्टर 4 में भी पढ़ चुके हो, काइटिन से मिलकर बनी होती है। क्लियर? जबकि फंगस लाइक प्रोटिस्ट की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। यानी ये कैरेक्टर इनका प्लांट से मैच कर रहा है। तो ये पहला डिफरेंस जहन में रख लो। दूसरा डिफरेंस मेरे बेटे देखिए, आपको इल्म है कि फंजाई के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते, जबकि फंगस लाइक प्रोटिस्ट में सेंट्रियोल्स होते हैं। ये कैरेक्टर इनका एनिमल से मैच कर रहा है। तो ये 6 कैरेक्टर्स इनके जहन में रख लो। तो ये क्वेश्चन जिस भी एंगल से आएगा आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकोगे। इट्स क्लियर मेरे बेटे? अब हम आगे देखते हैं। स्लाइम मोल्ड, व्हाट इज फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड? बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू में भी अमूमन पूछा जाता है। तो ये जहन में रहे, द फीडिंग स्टेज ऑफ अ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अच्छे तरीके से बेटे जहन में रख लो, स्लाइम मोल्ड की फीडिंग स्टेज को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। एमसीक्यू में भी अगर पूछा जाए तो किस पर टिक करना है, प्लाज्मोडियम पर। तो इसके ये कुछ फीचर्स जहन में रखो। बेसिकली प्लाज्मोडियम इज अ मल्टी न्यूक्लिएट मैस ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी इसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। और उसकी अपीयरेंस किस तरह की होती है, स्लाइमी इन अपीयरेंस, और इनका डायामीटर 30 सेंटीमीटर तक चला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि प्लाज्मोडियम का डायामीटर कहां तक हो सकता है, 30 सेंटीमीटर तक। और इनकी अपीयरेंस किस तरह की होती है, स्लाइमी। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, ये गले सड़े पत्तों या गली सड़ी लकड़ियों पर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीम करता रहता है, ये इसका हैबिटेट है। और जो जो ये करीब करता जाता है
और उसके साथ साथ कोई बैक्टीरिया, ये स्पोर या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इससे मिलता जाए, साथ साथ उसे इंजेस्ट भी करता जाता है। ये इसके न्यूट्रिशन है। इट्स क्लियर। ये देखें इसका इंपॉर्टेंट, इसका लाइफ साइकिल है स्लाइम मोल्ड का। इसको गौर से देखें तो ये स्टेज जाइगोट बनने के बाद जब ये डेवलप कर रहा है, तो डेवलप करने के दौरान ये इसकी जो फीडिंग स्टेज होती है, इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो ये अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो, ये प्लाज्मोडियम इसकी फीडिंग स्टेज है। इसी को ज़हन में रखते हुए अगला शॉर्ट क्वेश्चन भी देखिए। सरगोदा बोर्ड 2015, भावलपुर बोर्ड 2014, डीजी खां बोर्ड 2017 में आ चुका है। इसको बहुत अच्छे तरीके से देखें कि हाउ डू स्लाइम मोल्ड्स बिहेव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, कि अगर कंडीशन फेवरेबल ना हो तो क्या करते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड फॉर्म्स रेजिस्टेंट हैप्लॉइड स्पोर्स। ये हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेते हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन को पास करते हैं, ये रेजिस्टेंट होते हैं। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनते कैसे हैं, ये देखो लफ्ज हैप्लॉइड, तो जहां भी लफ्ज हैप्लॉइड आए तो इट मींस कि वो मियोसिस के नतीजे में बन रहे हैं। जब भी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल वजूद में आते हैं तो उस दौरान कौन सी डिवीजन होती है, मियोसिस। सो दीज हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। और बनते किसमें, जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं उस स्ट्रक्चर को स्पोरेंजिया बोलते हैं। अगर बेटे इसको गौर से देखें तो ये आपको एक स्टाक्ड स्ट्रक्चर नजर आ रही है, जिसके नीचे स्टाक है और ये ऊपर स्ट्रक्चर, इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। इस स्पोरेंजियम के अंदर ये देखिए मियोसिस हो रही है और इस मियोसिस के नतीजे में स्पोर्स बन रहे हैं। ये स्पोर हैप्लॉइड हैं और रेजिस्टेंट है। अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान ये डॉर्मेंट रहेंगे और जो ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जर्मिनेट करके पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगे। क्लियर होगी बात। जब ये जर्मिनेट करते हैं तो ये बात याद रखने के काबिल है कि उस दौरान फेवरेबल कंडीशन के दौरान जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो तीन तरह के मूवमेंट सेल्स बनते हैं, बाइफ्लैजिलेट सेल्स, अमीबाइड रिप्रोडक्टिव या स्वार्म सेल्स विच यूनाइट टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। ऊपर डायग्राम में आपको नजर भी आ रहा है, ये तीन तरह के सेल्स बन रहे हैं, मूवमेंट अमीबाइड सेल्स और बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स। ये यूनाइट होकर फिर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट की फिर फीडिंग स्टेज आती है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं और फिर आगे ये एक मैच्योर स्लाइम मोल्ड बनता है। अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान स्पोर बनते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। ये साइकिल अगर आपने जहन में रख लिया तो स्लाइम मोल्ड में जिस तरह का भी कोई क्वेश्चन आएगा आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। क्लियर मेरे बेटे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें जी, गिव इंपॉर्टेंस ऑफ फाइसेरम पॉलीसेफलम। गुजरांवाला बोर्ड 2016, मुल्तान बोर्ड 2016, फैसलाबाद बोर्ड 2019 में यह क्वेश्चन आया है। फाइसेरम पॉलीसेफलम एक्चुअली इज एन एग्जांपल ऑफ स्लाइम मोल्ड। इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट बायोलॉजिकल रिसर्चेस में इस्तेमाल होता है। इट हैज बीन यूज्ड टू स्टडी मैनी फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए फाइसेरम पॉलीसेफलम के ऊपर रिसर्च की जाती है। मिसाल के तौर पे कौन कौन से प्रोसेसेस ग्रोथ को स्टडी करने के लिए इस पे रिसर्च की जाती है। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन को स्टडी करने के लिए इसके ऊपर रिसर्च की जाती है कि किस तरीके से सेल डिफरेंशिएट होते हैं डिफरेंट टिश्यूज में। उसके अलावा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट को स्टडी करने के लिए इसके ऊपर रिसर्च की जाती है। आपको पता है कि साइटोप्लाज्म अपनी ऑर्गेनेलिज के अलांग साइक्लोसिस करता है, जिसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी कहा जाता है। उसको स्टडी करने के लिए भी इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर यूज किया जाता है। उसके अलावा साइटोस्केलेटन को स्टडी करने के लिए, आपको पता है सेल के अंदर स्केलेटन होता है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स पर मुश्तमिल होता है। तो उनके डिफरेंट फंक्शंस को स्टडी करने के लिए फाइसेरम पॉलीसेफलम को मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इट्स क्लियर मेरे बेटे। अगला क्वेश्चन जी देखें, फैसलाबाद बोर्ड 2017, गुजरांवाला बोर्ड 2017 और 19 में आ चुका है। गिव जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वाटर मोल्ड्स। वाटर मोल्ड्स के जनरल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। पहला जी, वाटर मोल्ड्स आर आल्सो नोन एज,
ओमाइकोट्स, इन्हें ओमाइकोट भी कहा जाता है, ये भी आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखें। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट, ओमाइकोट्स कंटेन सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। ये भी आप पीछे भी देख चुके हो कि इनकी सेल वॉल में फंजाई की तरह काइटिन नहीं होता, बल्कि सेलुलोज होता है। क्लियर? उसके बाद इनके हाइफी सेप्टेट होते हैं, यानी हाइफा के दरमियान क्रॉस वाल्स होती है, यानी इस तरीके से इनके हाइफा होते हैं। अब उनमें सेप्टा होता है, क्रॉस वाल होती है। जिन हाइफे में ये सेप्टा हो उन्हें सेप्टेट हाइफी कहा जाता है। क्लियर बेटे? ये ज़हन में रहेगा। उसके बाद दे हैव सेंट्रियोल्स इन देयर सेल्स, ये भी हम देख चुके हैं। उसके बाद वाटर मोड्स के अंदर कुछ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, आप अगले शॉर्ट क्वेश्चंस में भी देखोगे, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जी, फैसलाबाद बोर्ड 2016 और 2018 यानी 2 मरतबा, लाहौर बोर्ड 2016, भावलपुर बोर्ड 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। व्हाई फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस इज फेमस इन ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री में ये इतना मशहूर क्यों है? जैसे मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना मशहूर क्यों है, देखते हैं जी। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस वाज द कॉज ऑफ आयरिश पोटैटो फेमिन ऑफ द 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में आयरलैंड के अंदर एक कहत आया था जिसके पीछे असल हाथ फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस का था। यह बात अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो। उसके बाद यह ज़हन में रखो कि आलुओं का कहत फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस की वजह से क्यों आया, क्योंकि ये एक पैरासिटिक स्पीशीज है और ये आलुओं को एक बीमारी लगाता था, जिस बीमारी का नाम था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोस। क्लियर? क्लियर? उसके बाद अब जो बात याद रखने वाली है कि जो आयरिश पीजेंट्स थे, किसान थे, उनके लिए पोटैटो स्टेपल फूड थी, बुनियादी खुराक, अहम खुराक थी। अब चूंकि ये डिजीज पूरे मुल्क में फैल चुकी थी, सारे के सारे पोटैटोस खराब हो चुके थे, तो वहां पर खुराक का कहत आ गई, कहत पड़ गया और बहुत ज्यादा उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। इसी कहत की वजह से तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा पीपल, यानी 10 लाख से ज्यादा पीपल भूख की वजह से मर गए और बहुत सारों को आयरलैंड से हिजरत करना पड़ी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से ह्यूमन हिस्ट्री में फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस बहुत ज्यादा मशहूर है। क्लियर? अब इसी से रिलेटेड मुख्तलिफ क्वेश्चंस जो डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, देखिए। What was the reason for migration out of Ireland? फैसलाबाद बोर्ड 2015 में उन्होंने इस तरह पूछा, जबकि 16 और 18 में उन्होंने उस तरह पूछा। Why Phytophthora infestation is famous in human history? क्लियर? इसी तरीके से साहिवाल बोर्ड 2016 में यह क्वेश्चन आया था, नेम द काजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ आयरिश पोटैटो। आयरिश पोटैटो या आयरिश लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो या आयरिश पोटैटो फैमिन में भी इधर लिखा हुआ हो। इसी तरीके से साहिवाल बोर्ड 2016 में क्वेश्चन आया था, व्हाट वाज द इनफेमस रोल प्लेड बाय फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो इन सारे क्वेश्चंस का एक ही जवाब है जो आपको नजर आ रहा है, इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो कि 19वीं सदी में आयरलैंड के अंदर आलुओं का कहत पड़ गया था, इस वजह से कि फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस एक डिजीज काज करता है जिसका नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। चूंकि पोटैटोज आयरिश पीपल की स्टेपल फूड है, जिसको बीमारी लगने की वजह से वहां पर कहत पड़ जाता है, 10 लाख से ज्यादा लोग मर जाते हैं और बहुत ज्यादा तादाद में वहां से हिजरत कर जाते हैं। क्लियर मेरे बेटे? तो ये चैप्टर 7 पार्ट 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस थे, इनको मेरे बेटे अच्छे तरीके से याद कर लें। इन तीनों पार्ट्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगर आपने ये तीनों वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से याद कर ली तो आपके 7 नंबर पक्के। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से और 1 एमसीक्यू आता है। क्लियर मेरे बेटे? इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी कामयाबियों से नवाजे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।